पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स एंड इकोस के बारे में और हमने ये 30 मिनट्स के अंदर कंप्लीट कर लिया था। तो इस वीडियो में हम नेचुरल डैम्प्ड फोर्स्ड वाइब्रेशन पढ़ेंगे बहुत आसानी से। सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू द अनदर वीडियो ऑफ मिशन 90% क्लास 10। सो इस वीडियो में साउंड का पार्ट 2 है जो हम पढ़ने वाले हैं नेचुरल डैम्प्ड एंड फोर्स्ड वाइब्रेशंस और साथ में फोर्स्ड वाइब्रेशंस का ही एक स्पेशल केस रेजोनेंस इसी वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ से देखकर आपको क्या लग रहा होगा, हम डिफरेंसेस करेंगे, रेजोनेंस पढ़ेंगे और कुछ साथ में एग्जांपल्स होंगी और भी हमारे पास चीज़ें होने वाली हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि नेचुरल डैम्प्ड फोर्स्ड वाइब्रेशंस वगैरह होती क्या हैं। तो उसी के लिए हम एक और पेज लेकर आए हैं। ये इतना डेकोरेटिव नहीं है मुझे पता है, लेकिन समझाना है हमने तो ठीक है। सो सबसे पहले देखते हैं नेचुरल वाइब्रेशन होती क्या है। वाइब्रेशन का आपको पता है क्या होती है, ठीक है, हमने डिस्कस किया था ये। लेकिन अब नेचुरल होती है, एक हमारे पास डैम्पेड होती है और एक हमारे पास फोर्स्ड वाइब्रेशन भी होती है। तो अगर हमारी बॉडी वैक्यूम में हो, सो फर्स्ट है हमारे पास पॉइंट बॉडी इन किस में, वैक्यूम में, ठीक है, बॉडी हमारी वैक्यूम में है। तो क्या होता है अगर हम उसको थोड़ा पुश करें तो हम कोई चीज़ देख लेते हैं यार, जैसे ये पेन ही ले लो, ठीक है, इसको हमने वाइब्रेट किया। वैसे अगर आप स्केल लोगे, उसको टेबल पे रखोगे, इस तरह से नीचे से कर देना तो वो वाइब्रेट होना शुरू कर देगा। यहाँ हम नहीं कर सकते तो पेन की एग्जांपल लेते हैं यार, ठीक है। तो देखो बॉडी हमारी वैक्यूम में है और हमने इसको इस तरह से नीचे की तरफ पुश कर दिया, यहाँ से ये नीचे की तरफ पुश कर दिया तो ये क्या होगा, वापस से ऊपर आके कुछ इस तरह से वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और ये थोड़ी देर बाद रुक भी जाएगा, ये तो आपको पता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारी बॉडी वैक्यूम में है और हम अगर थोड़ा सा पुश कर देंगे और फिर जो वाइब्रेशन होगी उसको हम नेचुरल वाइब्रेशन कहेंगे। तो बॉडी इन वैक्यूम, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, वैक्यूम में करने से फ़र्क क्या पड़ेगा। देखो फ़र्क क्या पड़ेगा हमें, सबसे पहले तो क्या हमें कोई रेजिस्टिव फोर्स मिलेगी। वैक्यूम में है बॉडी, क्या इसको कोई अपोज करने वाली फोर्स है, रोकने वाली इसको पेन को नहीं है, एयर वगैरह कुछ है तो है नहीं। तो हम यहाँ फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं कि देयर इज़ नो रेजिस्टिव फोर्स, कोई इसको अपोज करने वाली फोर्स है ही नहीं, तो ये रुकेगा ही नहीं। क्या ये वाइब्रेशन रुकेगी अगर इसको कोई फोर्स रोक ही नहीं रही हो, नहीं रुकेगी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारी वाइब्रेशंस होंगी वो अनलिमिटेड होंगी यार, इन्फिनिटी लगा लो, ठीक है। तो वह वाइब्रेशंस भी कम नहीं होने वाली। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम इनका एक ग्राफ बना सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, जानते ही हो आप यार। तो देखो मान लो ये तो हमारा यहाँ से इस तरह से टाइम जा रहा है, इसमें भी ले लो सेकंड्स में, और यहाँ पर हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमारा बन चुका है। तो यहाँ से हमें क्या देखना है, अब देखो यार वाइब्रेशंस अनलिमिटेड हो रही हैं, रुक नहीं रही हैं। तो क्या मैं ग्राफ कुछ इस तरह से बना सकता हूँ, कुछ इस तरह से, ये रुक तो रहा नहीं, तो ये ऐसे कंटिन्यू होता रहेगा और ये एक सर्टेन डिस्टेंस है जो इसका इस तरह से बनाएंगे इसको, ठीक है, ये इसको टच करेगा और ये रुकने वाला तो नहीं है। और यहाँ से हमें ये चीज़ है जो डिस्टेंस है, ये क्या है हमारा एम्पलीट्यूड, और ये यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, टू एंड फ्रो मोशन तो अलग बात है यार, हो रहा है, लेकिन यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि हमारा जो एम्पलीट्यूड है वो है सेम। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि एम्पलीट्यूड होगा जो हमारा नेचुरल वाइब्रेशन में वो रहेगा सेम थ्रू आउट ऑल द वाइब्रेशंस, ठीक है। तो यहाँ से मेन क्या है, बॉडी हमारी वैक्यूम में है, रेजिस्टिव फोर्स लग नहीं रही, तो वाइब्रेशंस हमारी अनलिमिटेड हो चुकी हैं, इन्फिनिटी हो चुकी हैं, और जो हमारी कोई भी बॉडी अगर वो वाइब्रेट कर रही थी वो करती रहेगी जब तक उस पर रेजिस्टिव फोर्स नहीं लगेगी। और यहाँ पर तो लग ही नहीं रही है बॉडी, क्योंकि वैक्यूम है हमारी। तो क्या है, इस तरह की वाइब्रेशन को हम क्या कहेंगे, नेचुरल वाइब्रेशन। यहाँ से आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो वैसे तो, कि बॉडी वैक्यूम में है और हमने थोड़ा सा पुश किया उसको, फिर वाइब्रेशन हुई, लेकिन आपको यहाँ से वो नहीं लिखनी है। क्यों नहीं लिखनी है, क्योंकि हम इन डिफरेंसेस करेंगे जब ये सभी, तो यहाँ आपको करवाएंगे ही। तो अभी नेचुरल वाइब्रेशन के लिए आपको इतना ही समझना है, इससे ज़्यादा अभी मत समझना, क्योंकि डिफरेंसेस में हम सारा कुछ करने वाले हैं। डैम्पेड वाइब्रेशन में लगा लो यार, सब कुछ सेम होगा, बस बॉडी वैक्यूम में थी, अब यहाँ पर होगी बॉडी किसी मीडियम में, या फिर कहें बॉडी इन एयर लगा लो, ठीक है, बॉडी मान लो एयर में है। तो क्या होगा, क्या कोई रेजिस्टिव फोर्स लगेगी, ये मुझे बताओ। रेजिस्टिव फोर्स लगेगी, बिल्कुल लगेगी, रेजिस्टिव फोर्स होगी, क्योंकि एयर में है बॉडी तो उसको अपोज करेगी ना। तो एक बार अगर हम ऐसे कर रहे हैं तो वो किसी टाइम पीरियड के बाद वो रुक जाएगा यार, वापिस अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। इस तरह से ऊपर किया और ये कुछ
बार हिलेगा और फिर ये वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा। तो रेजिस्टिव फोर्स तो इसमें है। तो वाइब्रेशंस हैं जो, क्या मैं कह सकता हूँ कि वाइब्रेशंस इन्फिनिटी हैं यार? इन्फिनिटी हैं? नहीं है। इन्फिनिटी कहाँ पर है? वाइब्रेशंस रुक तो रही हैं कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम के लिए ही, कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए ही वो बॉडी वाइब्रेट कर रही थी। तो यहाँ से हम क्या इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बना सकते हैं, ये ध्यान से देखना एक बार यार, ठीक है। तो ये रहा ग्राफ, यहाँ पर हमारी डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर हमारा टाइम है यार। तो देखो कम हो रहा है एम्पलीट्यूड, ठीक है, क्योंकि रुक रहा है ये कुछ समय बाद। तो हम इसको क्या इस तरह से बना सकते हैं कि ग्राफ कुछ इस तरह से चला था, लेकिन ये कुछ समय बाद कम होता होता बिल्कुल कम हो गया। बिल्कुल ऐसे बनाएंगे तो यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें? इसका मतलब कि जो हमारा एम्पलीट्यूड है, जो ये एम्पलीट्यूड है, क्या ये सेम है? बिल्कुल भी नहीं है। ये एम्पलीट्यूड हमारा डिफरेंट है, एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इतना ही पढ़ना है आपको डैम्पेड वाइब्रेशन में। डैम्पेड का मतलब ही यही है कि कुछ समय बाद जाके रुक जाना। फोर्स्ड वाइब्रेशन का मतलब हमारे पास क्या है? इसमें लिखने के लिए कुछ खास नहीं है, इसमें बस ये है कि एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगेगी, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। अब ये क्या बला आ गई, ये लगेगी। अब देखो मतलब क्या है इसका, देखो फोर्स्ड वाइब्रेशन है, हम धक्के से किसी को वाइब्रेट करेंगे। अब मान लो ये पेन ही था हमारा, मान लो हम एग्जांपल लेकर चल रहे हैं, तो ये मान लो 1 मिनट में, चलो 1 मिनट छोड़ो, 1 सेकंड में 5 बार वाइब्रेट हो रहा था, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 बार। लेकिन हमने कोई एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगाई, हमने इसको फोर्स किया यहाँ से, फिर यहाँ से धक्का लगाया इस तरह से। अगर हम इसको धक्के से वाइब्रेट करें तो ये क्या होगा, 5 बार से ज़्यादा बार हो जाएगा। ये अगर हम फोर्स लगाएं तो ये 10 बार वाइब्रेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की वजह से जो हमारी वाइब्रेशन हो रही है, तो उस वाइब्रेशन को फोर्स वाइब्रेशन कहेंगे। इसमें हम क्या कह सकते हैं कि जो वाइब्रेशन मोर देन नॉर्मल हो, ठीक है, मोर देन नॉर्मल अगर हमारी कोई वाइब्रेशन हो रही है, नॉर्मली 5 बार हो रहा था ऊपर नीचे, लेकिन हमने उसको कोई एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगाई तो जिससे वो 5 की जगह 10 बार हो गया, 10 टाइम्स, ठीक है, या फिर डबल हो गया हम कह सकते हैं, या फिर ट्रिपल हो सकता है, 15 टाइम्स, 20 टाइम्स, कितना भी हो सकता है। वो आपकी फोर्स पर डिपेंड करेगा कि कितनी लग रही है, और इसी फिनोमिना को हम फोर्स्ड वाइब्रेशन कहते हैं। ये सब ऊपर ऊपर के लिए था, जो आपको एक ओवरव्यू मिल गया हम इस वीडियो में करने क्या वाले हैं एग्जैक्टली। सो अब हम डिफरेंसेस कर सकते हैं आराम से, जो कि है नेचुरल और डैम्पेड और फोर्स्ड वाइब्रेशन का, और बाद में रेजोनेंस भी पढ़ेंगे। सो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है डिफरेंस बिटवीन नेचुरल वाइब्रेशन और डैम्पेड वाइब्रेशन। हमने क्या पढ़ा था इसमें? सबसे पहले हमने पढ़ा था कि जो हमारा एम्पलीट्यूड था उसका एक पॉइंट था भाई। तो क्या था वो पॉइंट? कि जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था ये कि हमारा जो एम्पलीट्यूड है वो क्या था, नेचुरल में सेम था, ठीक है, हमने ये देखा था। तो हम कह सकते हैं कि एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, नेचुरल वाले में एम्पलीट्यूड हमारा कांस्टेंट है। लेकिन डैम्पेड में हमने क्या पढ़ा था, वो कम होता जा रहा था। तो हम कहेंगे कि जो हमारा एम्पलीट्यूड था वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि एम्पलीट्यूड हमने देख चुके हैं यार, ये सब पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड क्या था, डिक्रीजिस। डैम्पेड वाइब्रेशन में एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता है हमारा। तो इसी तरह से हम सेकंड पॉइंट देख लेंगे यार, क्या एनर्जी का लॉस हो रहा था? तो जब हम वैक्यूम में कर रहे थे नेचुरल, देखो यार एक और बात, नेचुरल को हम फ्री वाइब्रेशन भी कह सकते हैं, ठीक है, ये बस इसका एक अलग नाम है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखो एनर्जी की बात कर रहे थे हम, यहाँ पर हम इस तरह से वाइब्रेट कर रहे थे, तो ये होता जा रहा था, रुक ही नहीं रहा। क्या एनर्जी लॉस हो रही है? नहीं हो रही। तो सेकंड पॉइंट है ये, तो वहां पर लिखेंगे नो लॉस ऑफ एनर्जी, क्योंकि एनर्जी का लॉस तो भाई हमारा हो ही नहीं रहा। लेकिन डैम्पेड में कुछ हो रहा था ना, क्योंकि वो रुक रही थी बार बार। हम एक बार वाइब्रेट कर रहे थे और कुछ समय बाद जाकर वो रुक जाती थी, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी। लॉस ऑफ एनर्जी हो रही है डैम्पेड वाइब्रेशन में, तभी जाके रुक रहा है यार वो, ठीक है। अगर कोई पूछे कि किस फॉर्म में हो रही है, तो हीट के फॉर्म में हो रही है। ये थोड़ा आगे का कॉन्सेप्ट है, आगे चैप्टर है कैलोरीमेट्री वगैरह में, उसमें आप थोड़ा थोड़ा समझ जाओगे इसको, ठीक है। अभी के लिए आपको क्या पढ़ना है कि लॉस ऑफ एनर्जी होती है डैम्पेड वाइब्रेशन में, बस। थर्ड पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, एक्सटर्नल फोर्स के बारे में हम लिख सकते हैं यार। क्या हमारे पास नेचुरल वाइब्रेशन या फिर फ्री वाइब्रेशन में एक्सटर्नल फोर्स लग रही थी यार? एक्सटर्नल, इस तरह से लिख रहा हूं, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स लग रही थी?
नहीं लग रही थी, एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं थी, बॉडी वैक्यूम में थी, इसलिए वो वाइब्रेट करती जा रही थी। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारी एक्सटर्नल फोर्स थी वो नहीं थी, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स थी जो हमारी, वो रिस्टोर हो रही थी, रुक ही नहीं रही थी यार। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, ये रिस्टोरिंग फोर्स थी। ठीक है, वाइब्रेशंस रिस्टोरिंग फोर्स के अंडर हो रहे थे, एक्सटर्नल फोर्स नहीं थी। लेकिन जो हमारी डैम्पेड वाइब्रेशन थी, रिस्टोरिंग फोर्स तो यहाँ पर भी थी कुछ ना कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं रिस्टोरिंग फोर्स तो यहाँ पर भी थी, लेकिन वो रुक रही थी थोड़ी देर बाद जाकर। तो वहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि कोई ना कोई फ्रिक्शनल फोर्स भी थी, या फिर अगर आसानी से याद करना है तो डैम्प्ड वाइब्रेशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं डैम्पिंग फोर्स। इन एडिशन टू रिस्टोरिंग फोर्स देयर वाज आल्सो डैम्पिंग फोर्स इन द डैम्प्ड वाइब्रेशन, या फिर आप फ्रिक्शनल फोर्स भी कह सकते हो इसको। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स भी आप वर्ड यूज़ कर सकते हो। अब फोर्थ और लास्ट पॉइंट है हमारे पास फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड। तो देखो क्या कह सकते हैं हम, नेचुरल था, वैक्यूम में थी, तो हम क्या ये कह सकते हैं कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी थी, एफ से डिनोट कर रहा हूँ, वो भी हमारी कांस्टेंट थी यार। फ्रीक्वेंसी हमारी कम ज़्यादा थोड़ी हो रही थी, वो तो एक प्रोसेस में थी, यानी कि वो वाइब्रेट करते जा रहे थे, रुक ही नहीं रहे थे, तो फ्रीक्वेंसी तो हमारी ऑब्वियसली कांस्टेंट थी। लेकिन वही बात है, अगर एम्पलीट्यूड के बारे में थी जो बातें, वही सारी फ्रीक्वेंसी के बारे में हैं, तो फ्रीक्वेंसी डैम्पेड वाइब्रेशन में डिक्रीज हो रही थी यार। और ये डिक्रीज किस पर डिपेंड करता है, फ्रिक्शनल फोर्स पर या फिर डैम्पिंग फोर्स पर डिक्रीज हो रहा था। बट ये डिक्रीज किस पर डिपेंड करता है, हमारा डैम्पिंग फोर्स पर, कि वो कितना, या फिर कहें फ्रिक्शनल फोर्स पर, तो वो कितना फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर रहा है। अगर वो मान लो इस तरह से ये कर रुक रहा है, थोड़ी देर बाद पेन वाइब्रेट कर, ठीक है, तो देखो यहाँ पर कोई फ्रिक्शन भी तो लग रही है। ये हाथ के यहाँ देख सकते हो आप, फ्रिक्शन लग रही है यहाँ से नीचे। अगर ये फिर फ्रिक्शन ज़्यादा हो कुछ इस तरह से, तो ये थोड़ा होगा। ठीक है, अगर फ्रिक्शन कम है तो ये थोड़ी ज़्यादा देर तक वाइब्रेट कर लेगा। तो वही बात है, फ्रिक्शन हमारे पास मेजर रोल प्ले करती है डैम्पेड वाइब्रेशन में, और फ्रिक्वेंसी डिक्रीज होती है हमारे पास। ठीक है, लेकिन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है नेचुरल वाइब्रेशन में, क्योंकि वैक्यूम है यार, बॉडी वैक्यूम में, उसको कौन डिस्टर्ब करेगा, कोई भी नहीं। तो बस यही था एक छोटा सा डिफरेंस नेचुरल और डैम्पेड वाइब्रेशन में। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा यार, बहुत अच्छे से समझाया अभी तक तो। ठीक है, अब देखो नेचुरल और फोर्स्ड वाइब्रेशन में भी हमारे पास एक डिफरेंस है। इससे पहले आपको क्या करवाएंगे हम, क्या मैं आपको फोर्स्ड और रेजोनेंट वाइब्रेशंस करवाऊंगा? बिल्कुल नहीं करवाने वाले यार, हमने तो रेजोनेंस पढ़ी ही नहीं अभी। तो फोर्स्ड वाइब्रेशन के अंदर भी आपके पास थोड़ा सा रेजोनेंस का पार्ट हो सकता है। ठीक है, ये मैं आपको पहले कह रहा हूँ, क्योंकि जो हमारी रेजोनेंस है वो फोर्स्ड वाइब्रेशन का ही पार्ट है। लेकिन मैं चलो कोशिश करूँगा कि आपको जितना करवाया है उसी के अंदर से हम करवाएं सारा। ठीक है, सो हमने फोर्स्ड वाइब्रेशन में किस चीज़ की बात की थी यार, ये रहा पेज, यहाँ पर हमने बात की थी एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की। तो यहीं से हमारा एक पॉइंट आ जाएगा, क्या फोर्स आएगा, रेजिस्टिव फोर्स है जो। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है रेजिस्टिव फोर्स से रिलेटेड। तो नेचुरल, जिसका अलग नाम भी है एक, क्या है, ये लिख रखा है। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। तो देखो रेजिस्टिव फोर्स थी जो, क्या रेजिस्टिव फोर्स नेचुरल वाइब्रेशन में थी हमारे पास? नहीं थी, तो एब्सेंस थी, यानी कि रेजिस्टिव फोर्स तो है ही नहीं, वैक्यूम में है बॉडी। लेकिन फोर्स्ड वाइब्रेशन में हमारे पास लग रही थी एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। ठीक है, तो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स हमारे पास फोर्स्ड वाइब्रेशन में लग रही है, लेकिन नेचुरल वाइब्रेशन के अंदर रेजिस्टिव फोर्स तो है ही नहीं। तो फोर्स के बारे में हमने फर्स्ट पॉइंट के अंदर बात की, ये हमने पढ़ा हुआ है। रेजोनेंस से रिलेटेड अभी मैं नहीं लिखवाऊंगा। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे थे, हमने ऊपर बात की थी कि फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या थी, शेप और साइज पर डिपेंड करती है यार। तो मान लो अगर हमारे पास ये पेन ज़्यादा लंबा होगा, ठीक है, तो ज़्यादा वाइब्रेट करेगा ये। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ से पकड़ लूँ इस पेन को, क्या ये इतना वाइब्रेट होगा? कम होगा ना वाइब्रेट। तो वही बात है, जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है, शेप और साइज पर। इन दोनों चीज़ों पर हमारी फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है नेचुरल वाइब्रेशन में, क्योंकि वैक्यूम था इसमें यार। ठीक है, सिंपल। लेकिन फ्रीक्वेंसी फोर्स वाइब्रेशन में क्या होगी, ये ध्यान से देखना, इसको समझने की कोशिश करना। क्या मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ कि फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड फोर्स? फोर्स्ड वाइब्रेशन है, हम धक्के से उसको वाइब्रेट कर रहे हैं। अब मान लो ये 5 बार करनी थी, 5 बार हो रही थी 1 सेकंड में, लेकिन हम चाहते हैं कि ये 10 बार हो, तो उसके अकॉर्डिंग ही तो फोर्स लगाएंगे। यहाँ पर एक एक्सटर्नल,
ठीक है, एक्सटर्नल वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं, एक्सटर्नल कहो या फिर कह सकते हो आप अप्लाइड फोर्स, जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ से, तो अप्लाइड फोर्स पर डिपेंड करेगी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है हमारी, फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था हमने, तो उसी से रिलेटेड नंबर ऑफ वाइब्रेशन होती है ना, कितनी होती हैं हमारी मर्जी है, क्योंकि हम वाइब्रेट कर रहे हैं, फोर्स्ड वाइब्रेशन धक्के से कर रहे हैं, तो क्या कह सकते हैं हम, हमारी यहाँ से इस पॉइंट को इस तरह से लिख लेना कि फ्रीक्वेंसी है जो हमारी वाइब्रेशन की, वो किसके इक्वल आ जाएगी हमारी, वो इक्वल होगी फ्रीक्वेंसी के अप्लाइड फोर्स वाली के, अप्लाइड फोर्स वाली फ्रीक्वेंसी हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन के इक्वल होगी। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। अब हम थर्ड पॉइंट पर प्रोसीड कर लेंगे। हमारे थर्ड पॉइंट बहुत आसान है, फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी, कांस्टेंट है। ये हमने कहाँ पर देखी थी चीज़, ऊपर पढ़ी तो थी, कांस्टेंट थी, लेकिन इसमें क्या था, फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड कर रही है हमारी, जो वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी है वो किस पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड फोर्स, जितनी फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं उसी पर तो ये डिपेंड कर रही है फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन की। तो यार देख सकते हो आप, सेकंड और थर्ड पॉइंट रिलेटेड हैं हमारे, ठीक है, तो आप आसानी से याद कर सकते हो। जैसे वीडियो खत्म होगी आपको वैसे तो सभी ओवरव्यू मिल ही जाएगा। फोर्थ पॉइंट और लास्ट पॉइंट, क्योंकि 4 से ज़्यादा पॉइंट कोई नहीं पूछता आजकल के एग्जाम में, ठीक है, तो देखो यार फोर्थ हमारे पास वही एम्पलीट्यूड की बात कर लेते हैं यार, ठीक है। एम्पलीट्यूड क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, एम्पलीट्यूड हमारा क्या है, कांस्टेंट है यार, कांस्टेंट ही तो है। हमने बनाया था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वहाँ पर हमने देखा था कि एम्पलीट्यूड हमारा क्या है, सेम था, कांस्टेंट था। लेकिन यहाँ हमारा एम्पलीट्यूड फोर्स्ड वाइब्रेशन में कैसा था, ग्राफ तो हमने बनाया नहीं, फोर्स्ड वाइब्रेशन मर्जी है हमारी, क्योंकि फोर्स है जो हमारी वो कम ज़्यादा हो सकती है, तो ग्राफ इसका पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर ज़्यादा फोर्स है तो अलग ग्राफ बनेगा, लेकिन अगर कम फोर्स है तो अलग ग्राफ बनेगा, इसलिए हमने इसका ग्राफ नहीं बनाया था। तो एम्पलीट्यूड की अगर हम बात करें तो वो कैसा होगा, मैं आपको बता देता हूँ। एम्पलीट्यूड डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड फोर्स पर। अब आप कहोगे ये क्या बात कर दी, जी बिल्कुल, अप्लाइड, ये क्या लिख दिया, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड लिखना था, ये तो यार छोड़ो, फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड फोर्स आएगा यहाँ पर, तो एम्पलीट्यूड है हमारा अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है कि कितनी अप्लाइड फोर्स हम लगा रहे हैं, कितनी फोर्स हम खुद से लगा रहे हैं किसी भी बॉडी पर कि वो वाइब्रेट करे, उसी हिसाब से उसका एम्पलीट्यूड चेंज होगा। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हमारे पास सिर्फ एक डिफरेंस बचा है फोर्स्ड वाइब्रेशन और रेजोनेंट वाइब्रेशन का, लेकिन उसको करने से पहले आपको रेजोनेंस का पता होना चाहिए, बहुत आसान टॉपिक है, ठीक है। रेजोनेंस क्या होती है, एक तरह से फोर्स्ड वाइब्रेशन ही है हमारी, बट द ओनली डिफरेंस क्या है, सिर्फ एक डिफरेंस हमारे पास इस पूरे रेजोनेंस के टॉपिक में, कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड फोर्स लिख लेते हैं हम, ठीक है, जो हमने फोर्स लगाई है, क्योंकि मैंने बताया कि रेजोनेंस फोर्स्ड वाइब्रेशन का ही एक पार्ट है, तो फोर्स्ड वाइब्रेशन में क्या था, अप्लाइड फोर्स लग रही थी, ठीक है। तो जब हमारी फ्रीक्वेंसी अप्लाइड फोर्स की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाए, तब जाकर हम कहेंगे कि रेजोनेंस हो रही है। बहुत आसान है, अभी तक हमने सिर्फ एक कंडीशन पढ़ी है रेजोनेंस की, कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी है अप्लाइड फोर्स की वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाए। तो इसकी डेफिनेशन आप बुक से देख सकते हो, तो वो कुछ इस तरह से है, जो मैं बोल रहा हूँ आप प्लीज उसको नोट डाउन कर लेना। रेजोनेंस अकर्स ओनली व्हेन द अप्लाइड फोर्स कॉज्ड फोर्स्ड वाइब्रेशन इन द बॉडी, एंड बाकी सब ये लिख लेना जो मैंने करवाया था, स्क्रीन के ऊपर आपके डेफिनेशन आ ही गई होगी वैसे, ठीक है। तो इतना ही था इसकी डेफिनेशन से रिलेटेड, रेजोनेंस आपको पता चल गई, सिर्फ एक ही कंडीशन है इसकी, ये याद रख लेना कि फ्रीक्वेंसी अप्लाइड फोर्स की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी, बस। अगर ये चीज़ आपको याद हो चुकी है तब रेजोनेंस आपके लिए कुछ भी नहीं है। आपके मन में क्वेश्चन होगा कि फ्रीक्वेंसी अप्लाइड फोर्स की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल आ गई है, तो उससे हो क्या रहा है, तो उससे हमारे पास एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड हमारा इंक्रीज हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि रेजोनेंस का ये भी एक पार्ट है, लेकिन इतना डीप में आपको नहीं जाना, बस एक कंडीशन याद रखनी है कि फ्रीक्वेंसी अप्लाइड फोर्स की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी। 3 एग्जाम्पल हम जल्दी से अब कर लेंगे, तो देखो 3 एग्जाम्पल हमारे पास रेजोनेंस की, ठीक है। रेजोनेंस की 3 एग्जाम्पल क्या हैं, पहली है रेजोनेंट वाइब्रेशंस ऑफ पेंडुलम। पेंडुलम के अंदर जो हमारी रेजोनेंट वाइब्रेशंस होती हैं, यार नाम से ही पता चल रहा है रेजोनेंट वाइब्रेशंस है, तो रेजोनेंस का ही पार्ट होंगी यार, ठीक है। सेकंड है हमारे पास रेजोनेंस, अब देखो रेजोनेंस की एग्जांपल्स रेजोनेंस से ही मिलेंगी। रेजोनेंस इन मशीन पार्ट्स लिख लो, ठीक है। किसी भी मशीन के पार्ट में अगर रेजोनेंस हो रही है तो वो किसकी एग्जांपल होगी यार, रेजोनेंस की ही तो होगी। बुक वाले भी बस ऐसे ही हैं यार, ऐसे करते रहते हैं, ठीक है।
थर्ड एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ लिखवाऊंगा नहीं, आपको डायरेक्ट नोट्स दिखाऊंगा आपको प्रीमियम, देख लेना एक बार। तो हमारे पास जो थर्ड पॉइंट है यार, ध्यान से देखना अब इसको, ठीक है। थर्ड पॉइंट है जो हमारा, वो देख लो इस नोट्स में से। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो उसके बाद एक ऐड आएगी, आपको सब समझ में आ जाएगा कि कैसे होगा, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट देखो, रेजोनेंस इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग साउंड बॉक्स एंड सोनोमीटर। अब ये सोनोमीटर की बात हो रही है यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यार। सोनोमीटर एग्जाम में पूछ सकते हैं और बच्चे कहेंगे लिखा कहाँ से आ गया। इस तरह की चीज़ें लिख रखी है नोट्स में जो आपको बुक में शायद ही देखने को मिले। अगर देखने को मिल भी गई, आप उनको इतना सीरियस नहीं लोगे कि क्या है यार ये, लेकिन एग्जाम में ऐसी ही चीज़ें कई बार पूछ लेते हैं यार, इसके बहुत हाई चांसेस आने के। तो देख लो, रेजोनेंस इन स्ट्रेच स्ट्रिंग्स साउंड बॉक्स एंड सोनोमीटर। रेजोनेंस इन सोनोमीटर, याद रखना सोनोमीटर के अंदर भी हमारे पास रेजोनेंस होती है। सोनोमीटर से क्या है, सोनो मतलब साउंड, ठीक है। तो इस तरह से आप बता सकते हो। ये हमारी थर्ड एग्जाम्पल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, नोट कर लो इसको अब। और अगर आपको इसी तरह से कुछ और पॉइंट्स या फिर कहें पूरी फिजिक्स के, सिर्फ एक चैप्टर नहीं, पूरी की पूरी फिजिक्स के अगर आपको नोट्स चाहिए तो ये ऐड देख लो एक बार। Congratulations! थैंक यू। अब तू भी 10th में हो गया, वो भी ICSE बोर्ड। हाँ यार, सुना मैंने 9th की साइंस में 99। वाह, मेरे भी इतने ही थे बट 10th में। मगर तू तो इतना नहीं पढ़ता था। तीनों में मिलाकर है क्या? ट्यूशन पे हर महीने 400 दिए अलग, सिर्फ 33 ही आए हर सब्जेक्ट। सभी सब्जेक्ट्स में नहीं यार, बाकी में तो कर लेते हैं, लेकिन फिजिक्स, बियोलॉजी और केमिस्ट्री में दिक्कत है। तेरा मतलब फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री में? 10th में फेल नहीं होना चाहता। तेरे तो अच्छे आए थे, बता दे कैसे? भाई मैंने तो मिशन 90 क्लास 10th के नोट्स वाला PDF अनलॉक किया था। क्या इतना कम पड़े तो ये सुनो, अभी नोट्स अनलॉक करने पे टेलीग्राम पे उनका ऑफिशियल 24/7 सपोर्ट फ्री, और इन नोट्स के बेनिफिट्स स्क्रीन पे देख ले, जो इन नोट्स को बाकियों से डिफरेंट बनाते हैं। थैंक यू संजना। थैंक यू छोड़, अभी मैंने तुझे ये बताया। तो कूपन कोड के सेक्शन में मेरी UPI ID डाल, मुझे भी 20 रुपए मिलेंगे। वाह यार, मतलब जितने रेफर उतनी कमाई भी। और क्या, फ्री में थोड़ी बताऊंगी तुझे। सही है यार, अभी लेता हूँ नोट्स। और 2 फेलियर तो मेरे पास भी है। कौन? यश, साहिल और आशीष। 40 रुपए तो इनके बन जाएंगे मेरे, और अभी और भी है। हाँ, बता दे उनको भी। तो आई होप आपने वो ऐड देख ली होगी, नोट्स के बारे में आपको सभी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। अब हम बात करते हैं फोर्स्ड वाइब्रेशन और रेजोनेंट वाइब्रेशन के डिफरेंस के बारे में, कि इनमें डिफरेंस है क्या। एग्जाम्पल में पढ़ तो लिया रेजोनेंट वाइब्रेशन होती क्या है, ये हमें तो नहीं पता। ध्यान से सुनना, अब ये चैप्टर हमारे 3 पार्ट्स में आपको पता है। फर्स्ट पार्ट आप देख चुके होंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स एंड इकोस का, बहुत आसान था तो मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। यहाँ से इस डिफरेंस के बाद हमारा नेचुरल डैम्पेंड एंड फोर्स्ड वाइब्रेशन और रेजोनेंस का टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। अगले थर्ड पार्ट जो हमारा लास्ट पार्ट है, उसके अंदर हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड एंड देयर नेचर, साथ में कूपन कोड और रेफरल सिस्टम का थोड़ा सा तड़का भी लगाने वाले हैं। तो देखो जल्दी से बात कर लेते हैं फोर्स्ड वाइब्रेशन और रेजोनेंट वाइब्रेशंस की। फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या आएगा, फोर्स्ड वाइब्रेशन में जो हमारा एम्पलीट्यूड है वो होता है स्मॉल। अब आप कहोगे यार पहले तो आपने कुछ और लिखवाया था, अब क्या लिखवा दिया। तो देखो रेजोनेंट वाइब्रेशन से कंपेयर कर रहे हैं तो ध्यान से लिखना इसको, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि एम्पलीट्यूड हमारा स्मॉल होता है, लेकिन रेजोनेंट वाइब्रेशन के अंदर जब हमारी फ्रीक्वेंसी अप्लाइड फोर्स की किसके इक्वल हो जाती है, यहाँ पर हमने लिखा था फ्रीक्वेंसी अप्लाइड फोर्स की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाए, तब जाकर हमारे पास रेजोनेंस होती है। तो रेजोनेंट वाइब्रेशन में जो हमारा एम्पलीट्यूड होगा वो बहुत बड़ा होगा, या फिर हम लिख सकते हैं कि इट विल बी वेरी लार्ज, ठीक है। बहुत बड़ा एम्पलीट्यूड होता है और बहुत छोटा एम्पलीट्यूड होता है इसमें। आई होप आपको ये फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया है, छोटा ही पॉइंट है, इतना बड़ा नहीं है। सेकंड पॉइंट है हमारे पास फोर्स वाइब्रेशन और रेजोनेंट वाइब्रेशंस का एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स के बारे में हमने बात की थी। चलो दोनों में ही लिख देते हैं यार, ठीक है। इसमें भी हम इधर भी रेजोनेंट वाइब्रेशन के अंदर भी लिख देते हैं एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, ठीक है। अब देखो फोर्स्ड वाइब्रेशन हमने की थी, क्या जो हमारी वाइब्रेशन हो रही थी वो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स के फेज में थी क्या, जिस तरफ हम फोर्स लगा रहे थे उसी तरफ से हमारे पास वाइब्रेशन हो रही थी? बिल्कुल भी नहीं। हम फोर्स तो नीचे को लगा रहे थे, जब हम छोड़ते थे ऊपर आ जा रही थी। फोर्स्ड वाइब्रेशन थी ना, तो हम कहेंगे नॉट इन फेज, ठीक है। वाइब्रेशंस वर नॉट इन फेज विद एक्सटर्नल
पीरियोडिक फोर्स, इस तरह से लिखोगे आप। लेकिन रेजोनेंट वाइब्रेशंस के अंदर जब हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी की भी बात आ रही है, नेचुरल वाइब्रेशन और फोर्स्ड वाइब्रेशन का मिक्सचर है रेजोनेंस। तो इस तरह से समझ सकते हो यार, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या लिखेंगे, इन फेज। तो कहेंगे कि वाइब्रेशंस वर इन फेज विद एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। इस तरह से आप ये साइन पॉइंट लिख सकते हो। और आखिरी बात, जो हमारी फोर्स्ड वाइब्रेशंस थी, ये बहुत छोटे समय के लिए होती है, वेरी स्मॉल टाइम, ठीक है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कुछ समय के लिए होती हैं, क्योंकि फोर्स हमने एक बार लगा दी तो वो भी तो कहीं ना कहीं जाकर ख़त्म हो जाएगी ना। इस तरह से आप समझ सकते हो। लेकिन अगर हम रेजोनेंट वाइब्रेशन की बात करें कंपेयर करते हुए फोर्स्ड वाइब्रेशन के साथ, तो हम कहेंगे कि दे लास्ट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर ए लॉन्ग टाइम, ठीक है। अब बस ये 3 पॉइंट्स ही करने थे, इसके बहुत आसान पॉइंट हैं। बाकी आपको डेफिनेशन मैंने करवा दी, वो भी आप लिख सकते हो। रेजोनेंस की डेफिनेशन लिख देना और इधर फोर्स्ड वाइब्रेशन की, ठीक है, एक ही बात हो जाएगी। अब 4 पॉइंट्स इसके भी हो गए हैं हमारे, मैं ये मान कर चल रहा हूँ। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में आप डेफिनेशन वगैरह लिख सकते हो। अब थर्ड पार्ट, अभी यार ये 30 मिनट्स के आसपास बन चुकी है वीडियो, तो थर्ड पार्ट होगा जो, वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड पढ़ेंगे। लाउडनेस, ठीक है, पिच और क्वालिटी के बारे में, और इनके अलग अलग नाम। जैसे लाउडनेस के साथ इंटेंसिटी होती है, क्यों होती है। पिच को हम श्रिलनेस कहते हैं, उसको हम फ्रिक्वेंसी से कंपेयर करते हैं। और थर्ड, क्वालिटी या फिर उसका अदर नेम टिम्बर, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके साथ हम वेव फॉर्म को यूज़ करते हैं, वो क्यों करते हैं, सब कुछ पढ़ेंगे थर्ड पार्ट में। इसलिए थर्ड पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को हम ख़त्म करते हैं, यहाँ फॉलो कर लेना। और बस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।